हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर ये आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में। हम लोग बी फार्मा 4th सेमेस्टर की स्टडी साथ में कर चुके हैं और आप सभी को पता है कि मैं ट्रिक्स के साथ बहुत सिंपल वे में और बहुत डीपली स्टडी कराता हूँ और सिलेक्टेड पीपीटीज़ के साथ लेक्चर लेकर आता हूँ आप सभी के लिए और बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फार्मेसी को बहुत इजी वे में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में जिस तरह से पढ़ाई की थी उसी तरह से हम लोगों को 5th सेमेस्टर की पढ़ाई भी करनी होगी ऑनलाइन, क्योंकि कॉलेज सस्पेंड हैं, कोरोना काल हमारे देश में चल रहा है। कुछ समय और आपको अपने घर में रहना है और बहुत प्रिकॉशंस के साथ सारी चीज़ें फॉलो करनी हैं। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको कुछ दिन और ऐसे ही पढ़ना है, मे बी 2 महीने 3 महीने, और हो सकता है कि ये पूरे सेमेस्टर भी। तो अगर 3 महीने भी या 4 महीने भी रहता है तो भी वो पूरा सेमेस्टर ही हो जाएगा। जैसे कि जुलाई ख़त्म हो चुकी है, मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो लगभग 3 महीने और दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो इस सभी चीज़ को देखते हुए आपको स्टडी भी करनी है और कोरोना से लड़ाई भी करनी है, जो हमारा पूरा देश बहुत अच्छे से कर रहा है। अब चूँकि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट को भी अपना काम करना चाहिए। तो हम लोग फार्माकोलॉजी सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी फर्स्ट आप लोग पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में, जहां आपको सब कुछ पता है इसके बारे में कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। और अब मैं ये चीज़ें बताना आप लोगों को ज़रूरी नहीं समझता कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। आपको पता है क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ाई की है और मैं तो सही से पढ़ाता हूँ भाई। तो सबसे पहली चीज़ कोर्स कंटेंट की हमारे, तो यूनिट फर्स्ट में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो केवल यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए आप कमेंट करिए, आई विल गिव यू। एंड अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। तो हमारी पहली यूनिट है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहले मैं ये बताऊँगा व्हाट इज़ CVS और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अप्रॉक्स 10 आवर्स इस यूनिट के लिए लिखा हुआ है, तो मैं 8 से 9 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा ये यूनिट, और ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही बड़ी यूनिट है और इसमें मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा डीपली और स्लोली। अभी स्टार्ट है भाई, अभी रेलगाड़ी की तरह दौड़ना नहीं है कि एग्ज़ाम सिर पे हैं, वो लास्ट टाइम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनामिक्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक जो आज मैं आपको कवर करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, पहली चीज़ तो ये। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, फर्स्ट इज़ कार्डियो एंड सेकंड इज़ सिस्टम। तो कार्डियो इज़ स्टैंड्स फॉर हार्ट एंड वैस्कुलर्स आर फॉर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में तीनों चीज़ें आती हैं आपकी, कैपिलरीज भी, जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं वो भी, मतलब जिनके थ्रू भी ब्लड सर्कुलेट होता है, जो भी हार्ट से कनेक्टेड होती हैं वो। चलिए तो हीमोडायनामिक्स का मतलब बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हीमोडायनामिक्स का मीन क्या होता है। हीमो मीन्स ब्लड एंड डायनामिक्स मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो। डायनामिक्स का मतलब तो बहुत दिनों से आपको पता है, लगभग इंजीनियरिंग में भी आपने देखा था, वहाँ भी एक डायनामिक्स थी। सो हीमोडायनामिक्स मीन्स टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड। हीमोडायनामिक्स का टोटल मीन हुआ तो स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड। भाई थोड़ी सी हवा चल रही है, संध्या समय है। हार्ट हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी। हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है एक जनरल पर्सन के अंदर भी। वो अलग बात है कि माइंड, जिस साइंटिस्ट हो अगर आप हैं या आप टेक्निकल किसी चीज़ में हैं तो आपका माइंड भी काम करता है, लेकिन हार्ट के बराबर नहीं, क्योंकि माइंड सोते टाइम काफ़ी हद तक शांत हो जाता है, लेकिन हार्ट तब भी चलता रहता है। माइंड कई जगह रेस्ट ले लेता है, लेकिन हार्ट को कभी रेस्ट नहीं मिलता। तो अब रेस्ट नहीं मिलता तो उसको जो है खुद रेगुलेट भी होना चाहिए। तो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको मैं ऑटो रिदमिसिटी या ऑटो नॉर्मेलिटी बोलूँगा, कि ये जो है अपने खुद के इम्पल्स जनरेट करता है। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में कोई भी कार्य तब होता है, कोई भी वर्क तब होता है जब बॉडी का माइंड आदेश देता है। माइंड जो है वो नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, कि ऐसा करो। अब तो बहुत नॉलेज हो गई है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कैसे होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितनी देर में करते हैं।
तो HAP में अभी आपने पढ़ा होगा, तो HAP को ही यहाँ हम लोग कोलॉजी में कंटिन्यू करते हैं और डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो ऑटो नॉर्मेलिटी मीन्स वो खुद की इम्पल्स जनरेट करता है, खुद को बताता है कि हमें काम करना है, कैसे करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, उसका सारा चीज़ खुद ही होती है। इट इज़ कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सप्लाइड ब्लड विथ बोथ टाइप ऑफ नर्व्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री में दोनों तरह के सिस्टम्स पढ़े थे कि नर्व्स दो तरह की होती हैं, तो ये दोनों तरह के नर्व्स के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है। तो सिंपैथेटिक का मैं एक ब्रीफ आपको बताऊं, आपको अगर याद ना हो तो, कि सिंपैथेटिक का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मीन्स इमरजेंसी कंडीशंस में जो नर्व्स काम करती हैं वो होती हैं सिंपैथेटिक, वो सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। और जो रेस्ट और डाइजेस्ट करने वाली कंडीशन होती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात करें तो इसमें मैंने आपको एड्रीनलिन बताया था, नॉरएड्रेनालिन बताया था, जो रिस्पॉन्सिबल थे इमरजेंसी कंडीशन के लिए, जो तुरंत आपको रिलीज़ आउट होकर आपको भागने और दौड़ने में हेल्प करते थे। पैरासिम्पैथेटिक में आपको पता है एसिटाइलकोलिन मेन था न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपको एक रेस्ट कंडीशन में लाता था। मैंने आपको कई ट्रिक्स बताई होंगी शायद, और नहीं बताई होंगी तो भैया उस समय एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मौका मिलेगा कभी 4th सेमेस्टर रिवाइज़ करने का, या आप जीपैट प्रिपरेशन में आएंगे, तभी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो अब बात होती है ऐसे नोड। कभी भी हम अगर हार्ट की बात कर रहे हैं तो बिना ऐसे नोड की वो बात पूरी नहीं हो सकती। इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, मीन्स इट मेक पेस फॉर मेंटेन ब्लड फ्लो प्रेशर। अब ये जो होता है पेस मेकर होता है हार्ट का, मीन्स ये डिटरमाइन करता है कि ब्लड जो है वो अगर कम फ्लो से हो रहा है तो उसको तेज किया जाए। ऐसा ना हो कि बीपी अगर किसी का लो है तो वो लो ही बना रहा है, वो ऊपर चला जाए, या हाई है तो वो हार्ट फेल हो जाए। तो ये पेस मेकर का काम करता है ऐसे नोड। बाकी आप जो है साइनो आर्टियल नोड्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं भैया। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर रहे होंगे तो वहाँ भी पढ़ा होगा, फिर नहीं रहे होंगे तो बैचलर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रेमेडियल पढ़ी होगी, वहाँ भी आपको पता है। फिर HAP तो भाई सबने ही पढ़ी हुई है, तो उसमें भी पता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। सबको पता है डिलीवरी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इस सब को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना कहलाता है फंक्शन ऑफ हार्ट। ब्लड प्रेशर की मैं अगर बात करूं तो बाई ब्लड विच प्रेशर अप्लाइड ऑन वेसल्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इस तरह से मान लीजिए कि आप जब दौड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर आप पे एक प्रेशर लगाता है और आप एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर लगाते हैं। ब्लड भी दौड़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी नर्व्स की हेल्प से, तो वो उस नर्व्स पे जो प्रेशर लगाता है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर, और उसी को हम लोग मेज़र करते हैं एक स्पेशल रीडिंग की तरह। तो इसको अगर देखें तो 120/80 होता है, सॉरी। तो यहाँ आप लोग गलती करते हैं कि 120 टू 80 कर देते हैं या 80 to 120 करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अगर ये MCQ में कभी कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछ लेते हैं मेरे टाइप के कोई टीचर, तो वो 120/80 होता है, ना कि 120/80 या 80 to 120। तो 120 होता है सिस्टोलिक एंड 80 होता है डायस्टोलिक। व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक? सिस्टोलिक व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोलिक व्हेन हार्ट रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को फेंकेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब वो रिलैक्स होगा तो वो ब्लड का इंटेक करेगा उस टाइम रेस्ट कंडीशन होगी तो प्रेशर कम होगा। बस वही कहानी कि आप जब नॉर्मल चल रहे हैं तो ब्लड आप प्रेशर कुछ और लगा रहे होंगे एनवायरनमेंट पे, जब आप दौड़ रहे हैं तो प्रेशर कुछ और लगा रहे होंगे। इसी तरह डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। आप अगर थोड़ा सा ट्रिक चाहिए इसमें तो दौड़ मीन्स डी, तो डी दौड़ है और इसमें जस्ट अपोजिट होता है डायस्टोलिक। तो आपको याद रखना है दौड़ का अपोजिट डायस्टोलिक मीन्स रेस्ट कंडीशन, और जो सिस्टोलिक है वो है क्या है, अपोजिट नहीं है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन। ठीक है, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई भाई, ये कोई बहुत ज़रूरी ट्रिक नहीं है। अब इसके बाद ये हमें पता लग गया कि हार्ट रेट है, तो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं हार्ट रेट को, वो हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि मेन फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको, मुझे भी सब कुछ नहीं पता भाई। तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी पहली चीज़ यही है हमारी। तो इन सिचुएशन ऑफ फियर, फाइट, फ्लाइट, ब्लड रीच इन मोर क्वांटिटी एंड द न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए ऐसा है कि जब मान लीजिए आपने कोई कंडीशन आई कि आपको वहाँ से लड़ाई करनी है, मान लीजिए
अगर कोई पहलवानी करता होगा तो उस टाइम उसको ज़्यादा ग्लूकोज़ की ज़रूरत है। ग्लूकोज़ उसकी बॉडी में ऐसे तो नहीं उड़ के पहुँच जाएगा, उसको ब्लड के थ्रू ग्लूकोज़ का सर्कुलेट होता है, तो उस टाइम उसको ब्लड ज़्यादा चाहिए, तभी ग्लूकोज़ ज़्यादा मिलेगा, तो इस टाइम हार्ट रेट बढ़ जाता है। या ऐसा मान लीजिए रेस आप लगा रहे हैं, आपको दौड़ना है, तो उस टाइम आपको ग्लूकोज़ ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम भी आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ होता है। फिर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, अभी मैंने नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के बारे में बात की। ये हार्मोन्स जो हैं वो हमें फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में लाते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन कंडीशंस के लिए। तो इन हार्मोन्स के थ्रू भी हमारा हार्ट रेट चेंज होता है, क्योंकि ये ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी, आप कोई भी फिज़िकल वर्क कर रहे हैं या फिज़िकल टास्क कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इस एज में लगता है जिमिंग बहुत अच्छी, तो आप जिमिंग जब कर रहे होते हैं तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और वो भी आपके हार्ट रेट को काफ़ी चेंज करती होगी। ये नॉर्मली आप सभी ने देखा हुआ है, जो मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज, तो भाई जब चाइल्ड होता है तो उस समय हार्ट रेट हाई होता है, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है, ओल्ड होता जाता है, उसका हार्ट रेट धीमा होता जाता है। बैरो रिसेप्टर मेन, जो हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मली थी, मैंने आपको ट्रिक से बता दी। बैरो रिसेप्टर का खेल बहुत बड़ा है, और इस कोलॉजी सेकेंड में तो और बड़ा है, क्योंकि हमें इसके बारे में काफ़ी MOA पढ़ना है। MOA मीन्स मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो आप बोलते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सेंस ब्लड फ्लो इन नर्व ऑब्लिक वेसल्स एंड इंक्रीज प्रेशर बाय रेनिन एंड एंजियोटेंसिन release, and when they sense blood is flowing from high rate, so they decrease pressure by vasodilation. वैरो रिसेप्टर जो हैं वो हमारी नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं, ये सेंस करते हैं। सेंस कैसे करते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, वो सब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। यही सब हम लोगों को अभी पढ़ना है पहली यूनिट के अंदर। तो दो हार्मोन्स होते हैं हमारे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, या उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी ले सकते हैं, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन। और मोस्ट ऑफ जो हम लोग आगे MOA पढ़ेंगे वो इसी पर डिपेंड होंगे। तो जो बैरो रिसेप्टर है वो सेंस करने के बाद इनका रिलीज़ करता है। अगर उसे लगता है कि ब्लड फ्लो कम है तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, उसको बढ़ा देता है प्रेशर को। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। और when they sense blood is flowing from high rate, और जब उसे लगता है कि ब्लड हाई रेट से फ्लो कर रहा है तो वो वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन, डायलेशन मीन्स डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स वो हमारी नर्व्स को थोड़ा सा फैला देता है। आप जनरली मान सकते हैं कि आप घर में मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है एक छोटे से पाइप के थ्रू, अगर आप उसी की जगह कोई बड़ा पाइप लगा देंगे तो फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा और कम हो जाएगा। दिस इज़ द सिंपल वैसोडाइलेशन मेथड। डायलेशन को याद रखिएगा डाइल्यूट से। इमोशन, इमोशन का मतलब, जब आपको कोई, मान लीजिए आप पहलवान हैं, सामने वाला पहलवान जब आपसे कहता है अरे आओ अखाड़े में, तो आपके अंदर एंजरनेस आती है, मीन्स वीर रस आता है। हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। तो वीर रस का क्या होता है, अंदर से इमोशन आता है कि हाँ मैं लड़ूंगा, तो उस समय भी आपका हार्ट रेट चेंज होता है। या आजकल थोड़ा सा मैटर होता है PUBG वाला, तो PUBG खेलने के लिए भी हार्ट रेट थोड़ा सा चेंज होता है, और वो भी एक इमोशन या फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आता है। कॉमन हार्ट डिसऑर्डर्स, ये पढ़ना ज़रूरी है। हीमोडायनेमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो आपको अभी आगे पढ़ना है। पहला हमारा है CHF, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ता हूँ। व्हेन हार्ट इज़ फेल्ड इन ब्लड सप्लाई ड्यू टू एनी रीज़न, सॉरी थोड़ा सा वहाँ टॉप लिखा हुआ है। तो हार्ट फेलियर की बात हो रही थी कि जब हार्ट आपको फेल कब बोला जाता है, व्हेन यू कैन नॉट परफॉर्म मार्क्स इन योर एग्ज़ाम देन यू कॉल्ड फेल। तो हार्ट कभी परफॉर्मेंस है ब्लड को फ्लो करना, ब्लड का सप्लाई करना, तो जब वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है देन बोला जाता है कि हार्ट फेल हो गया है। देन एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना लिखा हुआ है बट फुल नेम इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। ये आप पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में भी शायद स्टडी कर चुके हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज़ एन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक का मतलब क्या होता है, इस्कीमिक का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में। ये क्यों होती है, कोरोनरी आर्टरी में कभी कभी क्या होता है, प्लेग जमा हो जाता है या वो सिकुड़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पाज्म, बस इसी वजह से एंजाइना होती है। बाकी इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कार्डियक एरिथमियासिस, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट ड्यू टू एनी रीज़न।
तो एरिथमियासिस, अभी मैंने रिदम के बारे में बताया था आपको, उसी को हम लोग अगर पढ़ें और डिटेल स्टडी आगे करेंगे कि कभी डिक्रीज़ हो जाए या तो हार्ट रेट या बहुत बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमियासिस। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, इंक्रीज बीपी बाय इमोशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। मीन्स किसी इमोशन की वजह से, या तो कोई जो मान लीजिए स्टूडेंट हैं आप, तो आपको कोई बहुत बड़ी टेंशन आ जाए, अरे यार वो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो उस चक्कर में आपका हार्ट रेट, चूँकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसे ग्लूकोज देना पड़ेगा, ब्रेन को काम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस केस में जो प्रॉब्लम होती है हार्ट को, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। एट लास्ट, थैंक यू. Subscribe my channel for all B Pharma lectures and information videos. Hit the like button, comment me for any query, for notes comment me, share this video with your friends. ये ज़रूर करें क्योंकि मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आई वांट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका जब लाभ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। घर में रहें, जो कि कोरोना काल भी है, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। जय श्री राम. Thank you at last for watching this video and all the best. Thank you.